गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग क्लासेस इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का नुकसान ना हो इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियो लेक्चर्स में बना करके आपको दे रहा हूँ। आई होप आपको बहुत काम आएगा ये, और अच्छे से पढ़िए इसको। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रस। ये बेसिकली आपका सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है। एक टॉपिक उसमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था और दूसरा टॉपिक है इसमें ट्रस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रस होता क्या है। ट्रस एक स्ट्रक्चर कहलाता है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्रस व्हेन द लोड्स आर अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट्स एंड नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ द बार मेंबर। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें कि सिर्फ जॉइंट्स पर लोड लगाया जा रहा है वो कहलाएगा ट्रस। और अगर मेंबर पर फोर्स लगाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर मेंबर पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो कहलाएगा फ्रेम। अगर जॉइंट्स पर लोड अप्लाई हो रहा है किसी स्ट्रक्चर के तो वो कहलाएगा ट्रस, और अगर मेंबर पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो कहलाएगा फ्रेम। ठीक है। अब ये जो ट्रस है ये दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें पहला है प्लेन ट्रस और दूसरा है स्पेस ट्रस। प्लेन ट्रस क्या होता है? इन अ प्लेन ट्रस ऑल द मेंबर्स लाई इन अ सिंगल प्लेन। यानी कि वो ट्रस जिसमें सभी मेंबर्स एक ही प्लेन पर आ रहे हैं वो कहलाएगा प्लेन ट्रस। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रिज का फ्रेम होता है या रूफ का ट्रस होता है, जो शेड लगाते हैं हम लोग, उस पे जो ट्रस होता है उसमें सारे मेंबर्स एक ही प्लेन पर रहते हैं और फोर्स भी एक ही प्लेन पर लगता है। और स्पेस ट्रस का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मोबाइल टावर का जो ट्रस होता है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि इन विच ऑल द मेंबर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन पर लाई नहीं करते। जैसे कि आप लोग देखते हैं ये मोबाइल के जो टावर होते हैं, आईफिल टावर है, इसमें आप देखेंगे ये जो मेंबर्स हैं अलग अलग प्लेन पर होते हैं और फोर्सेस भी अलग अलग प्लेन पे लग रहा है, तो ये कहलाएगा स्पेस ट्रस। और ब्रिज के या जो शेड के ट्रस बनाए जाते हैं उसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही प्लेन पर होते हैं और एक ही प्लेन पर फोर्सेस भी अप्लाई होती हैं, तो वो कहलाएगा प्लेन ट्रस। और अगर डिफरेंट प्लेन में है तो वो कहलाएगा स्पेस ट्रस। अब ये जो ट्रस है इसको हम लोग तीन तरीके से बताएंगे कि ये किस तरीके का ट्रस है। इसमें होता है पहला परफेक्ट ट्रस, दूसरा डेफिशिएंट ट्रस और तीसरा रिडंडेंट ट्रस। अब एक रिलेशन होता है m = 2j - r। ज्यादातर किताबों में आप लोग पढ़ेंगे m = 2j - 3, मगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं m = 2j - r। अब क्या कहानी है r में और 3 में? जो किताबों में आप पढ़ेंगे तो m = 2j - 3 लिखा होगा, तो वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 3 क्यों लिखा होगा या 3 के अलावा और क्या हो सकता है। यहां पर m जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स है, कितने मेंबर हैं उस ट्रस में। j है नंबर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि कितने जॉइंट्स उसमें हैं, और r है रिएक्टिव कंपोनेंट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड सपोर्ट में दो तरीके के रिएक्शंस कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही तरीके का रिएक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि है वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर कहानी शुरू होती है इस आर की, कि यहां पर आर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर एक ट्रस में आप देखेंगे कि एक एंड पर फिक्स सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट होगा। अब फिक्स सपोर्ट के दो रिएक्टिव कंपोनेंट होंगे और रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्टिव कंपोनेंट होगा, तो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट कितने हो गए? 3 भाई, 2 इसके और 1 इसका, 3। इसलिए यहां पर किताबों में आपको 3 लिखा दिखेगा, मगर इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि रिएक्टिव कंपोनेंट कितने हैं वो वहां पर लिखते हैं। ये जो 3 वाला कॉन्सेप्ट है ये कैंटिलीवर ट्रस में फेल हो जाता है।
क्योंकि कैंटिलीवर ट्रस में वहां पर हम लोगों को m इज टू 2j-4 लेना होगा। वो क्यों लेना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखना कि यहां पर रिएक्टिव कंपोनेंट लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स कितने हैं। तो जनरली आपको पता है कि हम लोग एक तरफ फिक्स सपोर्ट लेते हैं, एक तरफ रोलर सपोर्ट लेते हैं। फिक्स सपोर्ट में 2 रिएक्टिव कंपोनेंट और रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्टिव कंपोनेंट, तो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट हो गए 3। तो इसलिए यहां पर हम लोग m इज टू 2j-3 लेते हैं किताबों में। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर m इज टू 2j-r लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, यानी कि नंबर ऑफ जॉइंट्स की वैल्यू यहां पे रखेंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू रखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट ट्रस है। और अगर ये रिलेशन में m इज लेस देन 2j-r आता है, यानी कि j और r की वैल्यू रख के अगर राइट हैंड साइड ज्यादा आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड कम आ रहा है तो ये कहलाएगा डेफिशिएंट ट्रस, यानी कमी, मेंबर्स की कमी, कमी को बोलते हैं डेफिशिएंट, तो ये कहलाएगा डेफिशिएंट ट्रस। और अगर 2j-r यानी j और r की वैल्यू रखने के बाद राइट हैंड साइड ज्यादा है और राइट हैंड साइड कम है और लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है और 2j-r की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू कम आ रही है, तो ये कहलाएगा रिडंडेंट ट्रस, यानी कि कमी, रिडंडेंट ट्रस। जो परफेक्ट ट्रस होता है इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाता है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस। क्या कहलाएगा? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस, क्योंकि हम इसको सिंपली वैल्यूज पुट करके इक्वेशंस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट ट्रस होते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस यानी कि या तो डेफिशिएंट ट्रस होगा या रिडंडेंट ट्रस होगा, ये कहलाता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस। इसको हम लोग नॉर्मल वैल्यूज रख के सिंपली इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके सिलेबस में स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है। तो हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये हम दिखा देंगे कि ये ट्रस परफेक्ट है। इसके 1 नंबर होंगे, m इज टू 2j-r ये वैल्यू रख के आप दिखा देंगे कि ये ट्रस परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों पर अलग अलग कि कैसे ये परफेक्ट ट्रस है या कैसे ये डेफिशिएंट या रिडंडेंट ट्रस है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है इसमें मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स दिखाए हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर हैं यहां पर। तो नंबर ऑफ मेंबर मैंने लिख दिया 5। अब देखते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो ये जो येलो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये जॉइंट्स हैं। तो देखिए जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स हो गए इसमें। अब 4 जॉइंट्स मैंने यहां पे लिख लिया j इक्वल्स टू 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स सपोर्ट में 2 रिएक्टिव कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसमें 1 रिएक्टिव कंपोनेंट रोलर सपोर्ट में। तो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट कितने हो गए, 2 + 1 3, r इक्वल्स टू 3 रख दिया। अब हम लोग वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट है या नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई यहां से यहां तक तो एक पूरा मेंबर है, सर ने ये पूरा मेंबर एक क्यों नहीं कंसीडर किया। तो आप देखेंगे यहां पर एक जॉइंट है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो मेंबर होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे एक मेंबर, यानी कि यहां से यहां तक एक मेंबर है, यहां से यहां तक दूसरा मेंबर हो गया, 3 4 5, तो टोटल 5 मेंबर हो गए। अब जरा देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट है या नहीं। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर है 5, तो मैंने m की जगह पे 5 लिख दिया। जॉइंट्स है यहां पर 4, तो मैंने j की जगह पे 4 लिख दिया, और रिएक्टिव कंपोनेंट है 3, तो मैंने r की जगह पे 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 2 × 4 8, 8 - 3 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो ये परफेक्ट ट्रस होगा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट ट्रस हो गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पर आप देखेंगे एक मैंने
ट्रस बनाया हुआ है और यहां पे आप देखेंगे तो मेंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो m की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 8। नंबर ऑफ मेंबर्स 8 हो गए। अब जॉइंट्स काउंट करते हैं कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए 6। मैंने j लिख दिया 6। अब देखते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। तो भाई एक तरफ फिक्स सपोर्ट है तो दो रिएक्टिव कंपोनेंट और एक तरफ रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्टिव कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स हो गए 3। अब देखते हैं इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे m तो हो गया 8 और जब 2j माइनस 8 कर रहे हैं हम लोग 2j माइनस 3 कर रहे हैं हम लोग तो नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए 6। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। 12 माइनस 3 किया तो कितना आ गया भाई 9। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड कम है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहलाएगा डेफिशिएंट ट्रस। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर कई सारे मेंबर्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए यहां पर 13। तो मैंने m की जगह पे लिख दिया 13। अब जॉइंट्स काउंट करें तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए 7। और रिएक्टिव कंपोनेंट तो देखिए यहां पर फिक्स सपोर्ट 2 रिएक्टिव कंपोनेंट, यहां पर रोलर सपोर्ट 1 रिएक्टिव कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट हो गए 3। अब हम लोग देखते हैं 2j माइनस 3 में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो j की वैल्यू हो गई 7। तो 7 इंटू 2 हो गया 14। 14 माइनस 3 हो गया 11। अब नंबर ऑफ मेंबर है 13 और राइट हैंड साइड सॉल्व करके आ रहा है 11। इसका मतलब m इज ग्रेटर देन 2j माइनस r। तो अगर m ग्रेटर देन 2j माइनस r है तो क्या हो गया रिडंडेंट ट्रस। तो ये हो गया आपका रिडंडेंट ट्रस, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल जो है ये इम्परफेक्ट ट्रस है। इनको हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस बोलेंगे एंड वी कैन नॉट सॉल्व दिस ट्रस बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस। तो ये परफेक्ट ट्रस है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों इम्परफेक्ट ट्रस है, इसको हम लोग स्टैटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये ट्रस क्या होता है और इसके कितने क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे और कितने तरीके के ट्रस होंगे, किनको हम सॉल्व करेंगे और किनको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें मैं आपको बता दूं कि ट्रस को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स, यानी एक एक जॉइंट लेके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, इसमें हम लोग सेक्शन लेते हैं, मगर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेथड ऑफ जॉइंट्स है। हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिए। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि ये जो A पॉइंट पर और D पॉइंट पर सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि रिएक्शंस हमें निकालने हैं। तो जैसा कि आप ये ट्रस देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, और जब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगेगा तो आपको पता है कि A पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शंस हैं ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लोड इस पर होता तो ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता। अब क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगा, मगर रिएक्टिव कंपोनेंट यहां पर 3 ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं और यहां पर 1 रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट तो 3 ही कंसीडर करेंगे, मगर यहां पर
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा क्या, टू चेक वेदर द गिवन ट्रस इज परफेक्ट और नॉट। यानी कि हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि ये जो ट्रस हमें दिया हुआ है ये परफेक्ट है भी या नहीं। अगर ये परफेक्ट होगा तो ही सॉल्व करेंगे, अगर इम्परफेक्ट हुआ तो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस होगा। तो पहले चेक कर ले कि भाई ये परफेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हमारे पास 5। अब जॉइंट्स देख लें, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए हमारे पास 4 और रिएक्टिव कंपोनेंट है हमारे पास 3। तो 2j माइनस आर कितना निकल के आ रहा है भाई, देख लेते हैं जरा। 2 इंटू 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। नंबर ऑफ मेंबर और 2j माइनस आर इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। इसका मतलब ये कैसा ट्रस है, ये परफेक्ट ट्रस है, और परफेक्ट ट्रस है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहला जो स्टेप है वो तो आपको ये चेक करना है कि ये परफेक्ट ट्रस है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रिएक्शंस निकालनी है। अब रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, उसको हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, और किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन देख लेते हैं। अब कोइंसिडेंटली यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है ही नहीं, तो ये तो पहले से ही अपने आप ही ये सेटिस्फाई हो गया। अब देख लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस का समेशन, इसको भी 0 करेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं बेटा, जरा देखिए। यहां पर आर ए आएगा और यहां पर आर डी आएगा। वैसे तो यहां पर हॉरिजॉन्टल भी आना चाहिए था, मगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो आर ए एच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आएगा ही नहीं, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 50 नीचे आ रहा है, 60 नीचे आ रहा है, यानी 50 प्लस 60। तो आर ए प्लस आर डी कितना आ गया, 110। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल वो मोमेंट का समेशन जो है वो भी 0 होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, या तो ए पर या डी पर किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है। अब मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 60 की तो पता है, ए से 60 की दूरी 6 मीटर है और डी से ए की दूरी 10 मीटर है। मगर देखना यह है कि ये जो 50 का लोड लग रहा है उसकी दूरी यहां से कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमें इसका मतलब ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। अब ये आप जरा अगर ध्यान से देखें इस ट्रस को, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। भाई ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 60 होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीनों एंगल 60 है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, यानी तीनों साइड जो है इसकी बराबर होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में
अगर किसी वर्टेक्स से हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी यहां से यहां तक 3 होगा, यहां से यहां तक 3 होगा। तो हम लोग को ये वाली डिस्टेंस पता चल गई कि भाई ये 3 मीटर है। तो अब रिएक्शन निकाल लें। अब रिएक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज जितना भी मोमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 50 को घुमाएंगे ए के चारों तरफ, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट। तो 50 को घुमाएंगे ए के चारों तरफ तो क्लॉकवाइज आया 50 इंटू 3, ठीक है साहब। अब 60 पर पहुंचे, 60 को घुमाएंगे ए के चारों तरफ तो क्लॉकवाइज, तो 60 इंटू 6 प्लस लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा है। अब पहुंचते हैं डी की तरफ, तो आर डी को घुमाएं ए के चारों तरफ तो क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर डी इंटू 10 और माइनस का होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको माइनस का है तो उसको इक्वल के उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आर डी इंटू 10। तो भैया ये कितना हो गया 150 प्लस ये कितना हो गया 360, और इन दोनों को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा। तो भैया 150 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास आर डी आ गया, कितना आ गया 51, यानी 51 किलो न्यूटन। आर डी की ये वैल्यू यहां पे रख दें तो भैया आर ए हमारे पास क्या आ गया 59 किलो न्यूटन। इतना समझ गए भाई, आर डी और आर ए की वैल्यू हमने निकाल ली यहां से। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं भाई आर ए कितना आया, आर ए आ गया हमारे पास 59 और आर डी क्या आ गया हमारे पास, आर डी आ गया हमारे पास 51, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर मेथड ऑफ जॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर दें यहां पर। तो भैया मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई करते हैं यहां पर, और मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं, एक एक करके जॉइंट्स लेते जाएंगे, एक एक करके जॉइंट्स लेते जाएंगे और उनको जो है हम सॉल्व करते जाएंगे। अब बात यह आती है कि यहां पर 1 2 3 4 जॉइंट्स हैं। अब कौन सा जॉइंट पहले लें, तो हम उस जॉइंट को पहले लेते हैं जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि नंबर ऑफ अननोन कम से कम हो। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक इस मेंबर पर हमारे पास फोर्स नहीं पता, एक इस मेंबर पर हमें फोर्स नहीं पता। बेसिकली हमें ट्रस में करना क्या होता है, हर एक मेंबर पर हमें फोर्सेस निकालने होते हैं, और वो फोर्सेस के नेचर का मतलब क्या हो गया कि या तो वो टेंसाइल वहां पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो हमें दो चीज निकालनी होती है, एक तो हर एक मेंबर पर फोर्स निकालना होगा और दूसरा उसका नेचर निकालना होगा कि कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर या टेंसाइल नेचर का। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो अननोन है, दोनों मेंबर पर हमें फोर्सेस नहीं पता। इस जॉइंट में देखेंगे तो 1 2 3 अननोन है, तीनों मेंबर पर हमें कोई भी फोर्स नहीं पता। इस जॉइंट में देखेंगे तो 1 2 3 मेंबर हैं जिसमें हमें कोई भी फोर्सेस नहीं पता। इस जॉइंट में देखेंगे तो 1 2 यानी दो ऐसे मेंबर हैं जिसमें हमें फोर्सेस नहीं पता। तो एक डी जॉइंट ऐसा है जिसमें दो फोर्सेस पर अननोन है, दो फोर्सेस अननोन है, और एक ए पॉइंट है जहां पर दो मेंबर पर फोर्सेस अननोन है। तो इन दोनों में से किसी एक जॉइंट को हम ले सकते हैं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर बहुत ध्यान देना है कि मैं इसको कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं और क्या स्ट्रेटेजी है इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले हम लोग या तो ए जॉइंट या डी जॉइंट ले सकते हैं, तो मैं ए जॉइंट पहले ले लेता हूं, ठीक है। तो पहले ए जॉइंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि वो डायग्राम जिसमें कोई भी सपोर्ट नहीं लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब
ऐसा डायग्राम जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये हमने बना लिया। अब ये है जॉइंट नंबर ए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ए से एक मेंबर ये है ए सी और दूसरा मेंबर ये है ए बी। तो ए से बी की तरफ जाने वाले मेंबर का नाम हम लिख देंगे एफ ए सी, क्योंकि ए से सी की तरफ जा रहा है। ठीक, दूसरा मेंबर है ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इस वाले मेंबर पर जो फोर्स होगा उसका नाम हो जाएगा एफ ए बी। तो दूसरा जो यहां पर फोर्स था वो एफ ए बी। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दें तो आर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है भाई 59। तो ये हो गया 59 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो मेंबर आप देख रहे हैं ये एक एंगल पे लग रहा है, एक एंगल पे लग रहा है, तो इसका मतलब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज जो आप यहां पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, हमें ए सी मेंबर पर फोर्स निकालना था और ए बी मेंबर पर फोर्स निकालना था। आप देखेंगे मैंने ये जो फोर्स कंसीडर किया है वो कंसीडर किया ए से सी की तरफ और इसको कंसीडर किया ए से बी की तरफ। इसका मतलब ये मेंबर इस जॉइंट को इधर खींच रहा है और ये मेंबर इस जॉइंट को इधर खींच रहा है, यानी दोनों मेंबर पर मैंने टेंसाइल फोर्स कंसीडर किया। हालांकि मुझे पता नहीं है कि इस पे टेंसाइल ही फोर्स आएगा या कंप्रेसिव आएगा, मगर ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेथड ऑफ जॉइंट्स यहां पर यूज कर रहे हैं तो आपको हर एक फोर्स में टेंसाइल लोड ही कंसीडर करना है। क्या करना है? हर एक लोड में टेंसाइल लोड ही कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तब हम यहां पर लिख देंगे कि ये कंप्रेसिव है। ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई भी नेगेटिव आता है तब हम लिख देंगे कि भाई ये कंप्रेसिव है। मगर कंसीडर क्या करना है? सभी फोर्सेस को आउटवर्ड, हर एक जॉइंट से सभी मेंबर्स जो है वो आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, आउटवर्ड हमेशा, हर एक जॉइंट को। सिर्फ ये नहीं, कोई भी जॉइंट लेंगे तो सभी में आप यही कंसीडर करेंगे कि ये फोर्स उस जॉइंट से आउटवर्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक, किताबों में देखोगे बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, वो लोग पहले से ही कोई अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, कोई बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो सब नहीं देखना है। आपको क्या करना है? सभी फोर्सेस को आउटवर्ड लेके चलेंगे कि भाई सब में टेंसाइल लग रहा है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये कंप्रेसिव है। ठीक है ना? तो हाँ, अब हम लोग कह रहे थे कि भाई ये फोर्स जो है ये एंगल पे लग रहा है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको समझाया एक मेथड। क्या समझाया है? कि जिस तरफ ये फोर्स लग रहा है उस तरफ ऐसे हाथ करके अपने हाथ को 90 डिग्री पर स्प्लिट कर दो, तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो जब ये एंगल 60 बन रहा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? एफ ए बी साइन 60 डिग्री। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है इस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई करा लेते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन? समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। तो देखो भैया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इसमें? एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? एफ ए सी प्लस एफ ए बी cos 60 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं है। अब वर्टिकल फोर्सेस का समेशन देखते हैं। वर्टिकल फोर्सेस का समेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि एफ ए बी साइन 60 प्लस 59
इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि यहां पर तो दोनों चीजें अननोन है, ए सी भी नहीं पता, ए बी भी नहीं पता। यहां पर ए भी नहीं पता, मगर यहां पर एक चीज इन्होंने बताया कि ये 59 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा भैया, एफ ए बी साइन 60 इज इक्वल्स टू -59, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू -59 अपॉन साइन 60। तो सॉल्व कर लें इसको, 59 डिवाइडेड बाई साइन 60, ये आ गया आपके पास एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का 68.12 किलो न्यूटन। माइनस आया, ध्यान रखना माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेसिव होगा, मगर अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी माइनस ही लेके चलेंगे। एफ ए बी की ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो रख देते हैं साहब यहां पर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, एफ ए सी ए बी की वैल्यू रखते हैं -68.12 cos 60 इज इक्वल्स टू 0। तो जब यहां से एफ ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 68.12 cos 60। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ए सी पॉजिटिव का आ रहा है 34.06, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो हाफ हो गया इसका किलो न्यूटन। तो यहां पर आपने देखा कि ए सी पॉजिटिव आया है और ए बी नेगेटिव आया है, तो जो आया है वही लेके सॉल्व करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एफ ए सी आ गया, एफ ए बी आ गया। तो यहां पर देखिए इस जॉइंट से दो मेंबर थे, एक ए बी था एक ए सी था, इस पर और इस पर दोनों पर हम लोगों को वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब हम लोग इस वाले जॉइंट पे चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर भी दो मेंबर्स पर अननोन है, तो जब दो मेंबर्स पर अननोन है तो यहां पर हम लोग इन दोनों मेंबर पर कैलकुलेशन करके इन दोनों मेंबर के फोर्सेस निकाल लेते हैं। तो मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं। अब दूसरा जॉइंट डी लेंगे और फिर से इसके ऊपर मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि भाई मैंने तो रब कर दिया, मुझे तो पता नहीं चलेगा। ए बी पर आया है आपके पास माइनस का 68.12, मैं तो रब कर दिया, मुझे पता नहीं चल पाएगा। ए बी पर नहीं, ए सी पर, और ए बी पर आया हमारे पास 34.06 किलो न्यूटन। ये बाद में काम आएगा हमारे, बाद में क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब हम लोग ले रहे हैं दूसरा जॉइंट, जॉइंट डी, क्योंकि यहां पर भी दो फोर्सेस अननोन है दोनों मेंबर्स पर। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, कोई सपोर्ट नहीं। ये हो गया जॉइंट डी, ये एंगल 30। अब भाई ये डी से सी की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा था कि सभी फोर्सेस को हम आउटवर्ड लेके चलेंगे बाहर, तो ये आउटवर्ड लेके चल दिए। ये कौन सा पॉइंट आएगा, सी आएगा यहां पर इसके रास्ते में, और इसको भी आउटवर्ड ले लिया। ये जब इधर जाएगा तो इसके रास्ते में क्या आएगा, बी, तो यहां पर बी लिख दिया। यानी कि ये जो मेंबर होगा इसका नाम क्या देंगे हम, एफ डी बी, क्योंकि डी से बी की तरफ जा रहा है ये। और इस वाले मेंबर का क्या नाम देंगे हम, एफ डी सी, क्योंकि डी से सी की तरफ जा रहा है ये। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने ये रिएक्शन निकाल लिया था, आर डी कितना आया था, 51, तो ये लिख देते हैं यहां पर, ये आया हमारे पास 51 किलो न्यूटन। फिर से वही करेंगे, क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने से पहले क्या देखेंगे कि भाई ये फोर्स जो है वो एंगल पे लग रहा है, ये फोर्स एंगल पे लग रहा है इस मेंबर पर। जब एंगल पे लग रहा है तो भैया यहां पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देखेंगे ये एंगल अगर 30 है तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी
30 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा FDB cos 30 और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा FDB sin 30। ठीक है, चलो अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, FDC भी इधर लग रहा है, FDB cos 30 भी इधर लग रहा है, दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। तो क्या लिख दें भाई, FDC प्लस FDB cos 30। अब आप कहेंगे सर ये तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, दोनों माइनस के होने चाहिए थे, तो कर दो माइनस का, मेरे कहां जा रहा है, लो ये भी इधर जा रहा है माइनस का, ये भी इधर जा रहा है माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा FDC प्लस FDB cos 30 इज इक्वल्स टू 0। जो माइनस कॉमन लिया वो उधर चला गया, है ना। अब कान चाहे तुम ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही है, कान ही पकड़ रहे हो, तो यहां पर माइनस लिखो या प्लस लिख दो, बात एक ही है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो समेशन था वो हमने 0 कर लिया। अब यहां पर आप देखेंगे FDC भी अननोन है, FDB भी अननोन है, दोनों अननोन है, निकाल नहीं सकते। वर्टिकल फोर्सेस का समेशन निकालते हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 51 ऊपर जा रहा है, FD sin 30 ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा FDB sin 30 प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 51 को उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा FDB इज इक्वल्स टू माइनस 51 अपॉन sin 30। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई sin 30, ये आ गया 102। तो FDB आ गया आपके पास माइनस का 102 किलो न्यूटन। FDB की वैल्यू यहां रख देते हैं, FDB की वैल्यू यहां रख दे तो क्या आ जाएगा FDC माइनस 102 cos 30 इज इक्वल्स टू 0। भाई इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो FDC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया आपके पास FDC प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 88.33। ठीक, तो भाई FDC भी पता चल गया और FDB भी पता चल गया। इनको मैं यहां पे लिख लेता हूं, कहां लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं FDB, ये आ गया आपका माइनस का 102 और FDC कितना आ गया आपका 88.33। ठीक, देखो कितने मेंबर थे इसमें, 1 2 3 4 5, जिसमें से 4 पर हम लोग फोर्सेस निकाल चुके हैं, एक मेंबर रह रहा है, कौन सा, ये BC। तो या तो आप B वाला जॉइंट ले लो, B जॉइंट पे BC आ जाएगा, या फिर आप C वाला जॉइंट ले लो, C वाले जॉइंट पे भी BC आ जाएगा। तो ये वाला ले लेते हैं, ज्यादा आसान है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट को, एक ही मेंबर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जाओगे तो इसको भी रिजॉल्व करोगे, इसको भी रिजॉल्व करोगे, इसको भी रिजॉल्व करोगे, 3 रिजॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें जाओगे तो सिर्फ CB को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलेंगे जॉइंट C पर, तो जॉइंट C पे चलते हैं भाई। बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये 10 नंबर का आना ही आना है। अब जॉइंट हम चल रहे हैं C पर, तो C जॉइंट पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। C जॉइंट पर एक लोड नीचे की तरफ भी आ रहा है, इसको भी बना लेते हैं भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट्स नहीं होंगे, बाकी जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब फोर्स लगाएंगे। अब ये C जॉइंट हो गया आपका। अब मैंने आपको कहा था कि
सभी जॉइंट से जो मेंबर जा रहे हैं आउटवर्ड फोर्स दिखाएंगे उस पर। तो यहां से ये फोर्स जा रहा है आउटवर्ड, यहां से इस मेंबर पर फोर्स आउटवर्ड, यहां से इस मेंबर पर फोर्स आउटवर्ड। ये आगे बढ़ता हुआ किधर जाएगा? ए पर जाएगा। ये आगे बढ़ता हुआ किधर जाएगा? बी पर जाएगा। और ये आगे बढ़ता हुआ किधर जाएगा? डी पर जाएगा। तो भैया इस फोर्स का नाम हम लिख देंगे एफ सी डी, क्योंकि सी से डी की तरफ जा रहा है। इस फोर्स का नाम क्या लिख देंगे? एफ सी ए, क्योंकि सी से ए की तरफ जा रहा है। इस फोर्स का नाम हम क्या लिख देंगे? एफ सी बी, क्योंकि सी से बी की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये एंगल हमें 60 दिया हुआ है। अब सबसे मजे की बात यह है कि हमें ए सी पता है, ए सी हमें पता है। तो ए सी बोल लो चाहे सी ए बोल लो, बात तो एक ही है। यानी ये तो हमें पता है। ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था माइनस का 68.12, और हमें सी डी भी पता है, क्योंकि सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, बात एक ही है। ये कितना है? 88.33। ये भी आ चुका है हमारे पास 88.33। तो इसका यूज करेंगे क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं। अब एक ही अननोन है मेंबर सी बी, और ये लग रहा है एक एंगल पर। तो जब एंगल पे लग रहा है तो भैया रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। अब ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री पर है तो ये फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ सी बी क्या हो जाएगा? cos 60। और ये क्या हो जाएगा? एफ सी बी sin 60। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब क्या करना है? वही इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 रखना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है इधर। तो क्या क्या है जरा बता दो? एफ सी बी cos 60 माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये आया तो माइनस का ही है, इधर जा रहा है माइनस का ही लिखेंगे। माइनस 68.12 इजिकल्स टू 0। तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। वर्टिकल लिखने की देखो जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां पर वर्टिकल वाले को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसी से निकल रहा है। भाई एक सी बी अननोन है, ये तो पता है। तो क्या हो जाएगा? एफ सी बी cos 60 इज इक्वल्स टू 68.12। इसको इधर ले जाएं तो एफ सी बी इज इक्वल्स टू 68.12 डिवाइडेड बाई cos 60, दुगना हो जाएगा इसका। 68.12 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग cos 60 से, दुगना हो गया। एफ सी बी इज इक्वल्स टू 136.24 किलो न्यूटन, पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब आप देखेंगे कि 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5, और पांचों पे हम लोगों ने फोर्स निकाल लिए। पांचों पे फोर्स निकल गए है, वर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वर्टिकल से निकालोगे तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, वर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सभी फोर्सेस निकल जाएं, सभी मेंबर के फोर्सेस निकल जाएं, उसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सभी जॉइंट्स को एक एक बार देख करके कैलकुलेशन करके और देखे भाई कितना आ रहा है। वो क्या करेगा? जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं वो उस टेबल को देखेगा, उसी में उसको सारे मेंबर्स के फोर्सेस और उसका नेचर पता चल जाएगा। तो वो उसको चेक करेगा, देखेगा हाँ भाई सही है, चलो 10 नंबर दो, आगे बढ़ो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बना देंगे। तो टेबल में करना क्या है जरा देख लो। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जॉइंट या मेंबर, उसके बाद लिखेंगे यहां पर फोर्स कि भाई कितना फोर्स आ रहा है, और उसके बाद लिखेंगे यहां पर नेचर। नेचर का मतलब हो गया कि
कंप्रेसिव आ रहा है या टेंसाइल आ रहा है। ठीक, यहां पे चाहो तो आप किलो न्यूटन लिख दो, क्योंकि किलो न्यूटन में आ रहा है ये सभी फोर्स। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेंबर देखते हैं कौन सा है, ए बी, तो ए बी लिख देते हैं यहां पर। फिर देखते हैं क्या है, ए सी, तो ए सी लिख दो। फिर क्या है साहब, डी सी, तो डी सी लिख दो। फिर क्या है, डी बी, डी बी लिख दो। और फिर क्या है, सी बी। अब इन सभी का 5 मेंबर हो गए, 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर हो गए। अब फोर्स देखो, ए बी पर क्या आ रहा है, ए बी पर आ रहा है 34.06, तो 34.06 किलो न्यूटन ऊपर लिख दिया है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। एसी पर क्या आ रहा है, माइनस का 68.12, माइनस नहीं लिखेंगे, 68.12 लिखेंगे। और क्योंकि माइनस आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग सभी फोर्सेस को टेंसाइल लेके चल रहे हैं, भाई आउटवर्ड लिए थे हमने सभी को, ठीक है, लेकिन ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब क्या है कि एसी पर ये ऐसे ना लग के ऐसे लग रहा है, यानी कंप्रेस कर रहा है। तो हम यहां पर माइनस नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पर सी लिख देंगे, यानी कंप्रेसिव। और ये पॉजिटिव आया था तो यहां पर टी लिख देंगे, यानी कि टेंसाइल। अब देखते हैं डीसी, डीसी कितना आया था, 88.33, तो यहां पे लिख दें 88.33 किलो न्यूटन लिखा है ऊपर। अच्छा, ये पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है, टेंसाइल। ठीक, अब पहुंचते हैं डीबी पर, तो डीबी कितना आया भैया, डीबी आया माइनस का 102, तो माइनस नहीं लिखेंगे, 102 लिखेंगे। और क्योंकि माइनस आ रहा है तो कंप्रेसिव लिखेंगे। ठीक, फिर क्या बचा, सीबी, सीबी कितना आ गया, 136.24। ठीक, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब टेंसाइल। ठीक, इसको भैया बक्से में बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, ये बंद हो गया। अब जो एग्जामिनर है वो इसको देखेगा कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर पर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं और उसका नेचर क्या है। क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा, फाइंड द फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ट्रस विद देयर नेचर, यानी नेचर और फोर्स निकालना है सभी मेंबर पर। तो इतना जो हमने तामझाम किया सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो सब हम लोग इस टेबल पे बता देंगे कि भैया ये है पूरा कैलकुलेशन। वो इसको चेक करेगा, सही है, 10 नंबर मिलेंगे, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये टेबल जरूर बना देना है। ठीक, एक बार बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, ये ट्रस्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और आपको मैं बता दूंगा, और घर में प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो। और अगर कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, या मेरे को बता देना कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा।